हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 तक देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाना है, उसके साथ ही साथ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने होंगे और बैंक या कैश अकाउंट भी बनाना होगा। तो बेसिकली ये आपके फुल फ्लेज क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। अब यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिया हुआ है। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं लाइबिलिटी साइड पे, और असेट साइड पे आपको दिया है कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, स्टॉक एंड फिक्स एसेट्स। ठीक है, ऑन द अबव डेट दे डिसॉल्व द फर्म एंड फॉलोइंग अमाउंट्स वर रियलाइज्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि अब ये फर्म डिसॉल्व करने जा रहे हैं और ये अमाउंट हमारे ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज रियलाइज हुई हैं। फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, ये सारे रियलाइज हुए इतने अमाउंट पे। क्रेडिटर्स को पे किया है 1,85,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 19,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो अभी हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बहुत ही ईजी है जर्नल एंट्रीज, यहाँ पर सीक्वेंस से हम देखते जाते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताओ। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले हम सबसे पहली स्टेप क्या होती है, जितने भी असेट्स जिनको हम मार्केट में रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम ले जाकर मारते हैं कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। और जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैं, उनको उठा के मार कर ले जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहला स्टेप है कि असेट्स और लाइबिलिटीज को हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम सारे असेट्स को ले जाके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। उसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो डेबिट हम किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। चलो एक एक असेट उठाते हैं और मारते जाएंगे। तो असेट साइड पे कैश एट बैंक आपको लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, इसको आप बेच के क्या ही करोगे, ये तो आप बेच ही नहीं सकते। सन्ड्री डेटर्स 1,95,000 है, यस, तो इसको हम ले जाकर मारते हैं। तो टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 1,95,000। ठीक है, देन स्टॉक को भी ले जाके मारोगे 3 लाख रुपए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स आपका क्या है, असेट है, लेकिन प्रोविजन जो है ये लाइबिलिटी है। ठीक है, तभी आप उसको यहाँ से लेस कर रहे हो। तो जब लाइबिलिटीज को मारेंगे हम, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, तब इस प्रोविजन को भी हम साइड बाय साइड मारेंगे। क्योंकि मैंने आपको एक क्या रूल बताया था कि जब भी किसी असेट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है या कोई भी रिजर्व है या कोई भी फंड है, ठीक है, अगर वो दिख रहा है बैलेंस शीट में, तो अगर आप उससे रिस्पेक्टिव असेट को मारोगे तो उससे रिलेटेड जो आपका रिजर्व है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, उसको भी आपको साइड बाय साइड रियलाइजेशन अकाउंट में मारना पड़ेगा। इसीलिए इसको भी हम लाइबिलिटीज के साथ मारेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टॉक को ले जाते हैं 3 लाख। तो टू स्टॉक अकाउंट 3 लाख। चलो नेक्स्ट, इसके बाद फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स को भी आप रियलाइज कर सकते हो, बेच सकते हो, 7,10,000 टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 7,10,000। ठीक है, तो आपने असेट साइड से जो भी आइटम्स को आप रियलाइज करना चाह रहे थे उनको आप ले जाके मारा अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। टोटल कितना हो गया, देखो 1,95,000 प्लस 3 लाख प्लस 7,10,000, तो ये कितना हो जाएगा, 12,05,000। तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टोटल 12,05,000 के असेट्स आपने ट्रांसफर किए। तो यहाँ पर हम नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग असेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट।
ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली जर्नल एंट्री। चलो दूसरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, अब उठाकर लाइबिलिटीज को मारेंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उनको मारेंगे तो करना पड़ेगा डेबिट। समझ में आ रहा है? तो लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपकी क्या दिख रही है, क्रेडिटर्स। जो कैपिटल अकाउंट्स है ये आपकी इंटरनल लाइबिलिटी है फर्म की। समझ में आ रहा है? क्योंकि घर वाले इंसान हैं, पार्टनर्स, उनका कैपिटल है, उनकी पूंजी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको किसको मारना है, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना कर दोगे आप, 2 लाख। अब यहां पर आपको एक चीज नहीं भूलनी है, साथ ही साथ एक लाइबिलिटी और है जो आपको ले जाकर मारनी पड़ेगी। जो असेट आपने मारा है सन्ड्री डेटर्स, उससे रिलेटेड है। कौन सी लाइबिलिटी है वो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो ये प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो इसको भी हम मारेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना, 5000। ठीक है, तो इन दोनों लाइबिलिटीज को भी हम ले जाकर कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 2,05,000। तो यहां पर हमारी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी रियलाइजेशन अकाउंट की पहली स्टेप यहां पर कंप्लीट होती है। ध्यान से देख लो क्या किया, जितने भी असेट्स आप रियलाइज कर सकते थे उनको ले जाकर आपने रियलाइजेशन अकाउंट में मार दिया, और जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी उनको भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में मार दिया। ठीक है, तो अब हमने बैलेंस शीट अपनी खाली कर ली कुछ हद तक। अब नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद, अब जो असेट्स हैं, स्टेप 2, जो असेट्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको बेचेंगे, उनको रियलाइज करेंगे, और उनसे जो पैसा आएगा उससे हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फिक्स असेट 6,75,000 में बेचे, स्टॉक 3,39,000 में बेचा, डेटर्स 1,35,000 में रियलाइज हुए। समझ में आ रहा है? तो असेट्स आपके टोटल इतने में रियलाइज हो गए। क्लियर हो रहा है इतना? तो यहाँ पर नॉर्मली एंट्री करते तो हम क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, ये एंट्री करते। लेकिन क्योंकि आपने इन असेट्स को ले जाकर मार चुका है ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में, इसीलिए यहाँ पर आपका जो रूट होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रूट होगा। क्योंकि अब ये असेट्स तो जिंदा रहे नहीं, इसलिए आप इनको क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार करके क्रेडिट करके मार चुके हो। तो अब आपको क्या क्रेडिट करना होगा, अब आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट तो करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट तो करोगे, लेकिन क्रेडिट क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि सारे असेट्स जाकर मर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए जब असेट्स रियलाइज होंगे तो उसको भी हम यहीं से रियलाइजेशन अकाउंट से ही रूट करेंगे। तो अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, सारे एसेट्स का टोटल लगा लेते हैं। 6,75,000 प्लस 3,39,000 प्लस 1,35,000, तो टोटल 11,49,000 में असेट्स हमारे रियलाइज हो रहे हैं। तो आपके बैंक अकाउंट में 11,49,000 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं बीइंग असेट्स रियलाइज्ड ठीक है, तो ये जितने भी असेट्स थे, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, सारे रियलाइज हो गए। ठीक है, टोटल 11,49,000 में। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट बोला गया है आपको यहां पर कि क्रेडिटर्स हमने पे किए 1,85,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, ध्यान से देखो। उसके लिए हम एंट्री करेंगे यहां पर, नॉर्मली क्या करते, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्रेडिटर्स मर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए हम एंट्री रूट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,85,000। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स
पेड। तो ये आपने लाइबिलिटीज पे कर दी। अब आप बोलोगे कि लाइबिलिटीज में मैम क्रेडिटर्स तो पे कर दिया, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसका क्या होगा? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, इसको बेसिकली आपको पे ऑफ नहीं करना है, ये एक तरीके का प्रोविजन है, ठीक है, एक तरीके से आपने गुल्लक बना ली है कि अगर इनकेस बैड डेट्स होती है तो हम उन बैड डेट्स को इस गुल्लक में से कॉम्पनसेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ये हमने बेसिकली तैयारी की हुई है। तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, तो ये एक तरह से क्या होगा, जो आपका गेन ऑन रियलाइजेशन आता है, ठीक है, जो आपका इनकम साइड है रियलाइजेशन का, उसका पार्ट बन जाएगा ये, ठीक है। तो इवेंचुअली ये पार्टनर्स के उसमें ही ट्रांसफर होगा, जो भी गेन या लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा। तो इसीलिए ये क्योंकि कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, जिसको हमें पे ऑफ करने की ज़रूरत है, इसीलिए इससे रिलेटेड हम कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। इसको जैसा एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में मार दिया है वैसे ही छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इसलिए आपको इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। जो लाइबिलिटीज़ को आप पे ऑफ कर सकते हो आउटसाइड लाइबिलिटीज़, उनको सबको आपको पे ऑफ करना है, ठीक है, उनको चुन चुन के पे ऑफ करना है, भले ही क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो। लेकिन अगर प्रोविजन वगैरह दिया है या रिजर्व दिया है, ठीक है, आपका जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, तो इन सबको आपको और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोविजन को हम जैसा है वैसा ही रहने देंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्रेडिटर्स को पेमेंट वाला एंट्री। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 19,000। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 19,000 के, तो खर्चा अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो हम कोई नया हेड तो खोलेंगे नहीं खर्चे का, इसलिए हम किसको डेबिट कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया कितने से? 19,000 से, और जो खर्चा हुआ उसके लिए हमारा पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। यहां तक क्लियर हो गई कहानी? ठीक है, तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को सबसे पहले ले जाके मारा। दूसरा स्टेप, असेट्स रियलाइज हुए, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। अब खर्चे वगैरह जो भी थे वो भी हमने पे ऑफ कर दिए। अब जो है स्टेप नंबर 3 पर हम आ रहे हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट की। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को वाइंड अप करते हैं और निकालते हैं कि उस पर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसको कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड का सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर चलो, यहाँ पे रफ में, और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के सारे डेबिट साइड का ले लेते हैं। 12,05,000 आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है फर्स्ट एंट्री में। देन रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000 से क्रेडिट हुआ है सेकेंड एंट्री में। थर्ड एंट्री में अगेन रियलाइजेशन अकाउंट 11,49,000 से क्रेडिट हुआ है। ठीक है, फोर्थ एंट्री में 1,85,000 से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है, एंड फिफ्थ एंट्री में अगेन 19,000 से डेबिट हुआ है। तो अब टोटल कर लो, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 12,05,000 प्लस 1,85,000 प्लस 19,000, टोटल कितना हो गया? 14,09,000। तो डेबिट साइड का टोटल आपका रियलाइजेशन अकाउंट का आ रहा है 14,09,000। क्रेडिट साइड का देखो 2,05,000 प्लस 11,49,000, ये आ जाएगा 13,54,000। तो क्लियरली यू कैन सी कि आपका जो खर्चा या नुकसान वाला साइड है रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है, वो ज़्यादा भारी है, डेबिट साइड भारी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड में, मतलब क्या होगा? लॉस ऑन रियलाइजेशन। समझ में आया? तो लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हो जाएगा? 14,09,000 माइनस 13,54,000, तो 55,000 का आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा। उसकी आप क्या है, जर्नल एंट्री करोगे। तो सिक्स्थ जर्नल एंट्री हमारी लॉस ऑन रियलाइजेशन की होगी। तो जो भी लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ 55,000 का, वो तीनों पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। तो उतने अमाउंट से उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर कितना लॉस हुआ? 55,000 का हुआ। अब तीनों पार्टनर्स को किस रेशियो में बेयर करना पड़ेगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 2:2:1। चलो, तो 55,000 को 2:2:1 के रेशियो में बांटो, कितना हो जाएगा?
22,000 that is 2/5, again 22,000 that is 2/5 and 11,000 that is 1/5. आ रहा है समझ में? तो ये आपने लॉस बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन transferred to partners capital account in their profit sharing ratio. ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो, तो यहां पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों? पहले ध्यान से देखो, एक पॉइंट मुझे आपको और बताना है। आप ये देख रहे होगे कि मैं जितनी भी पेमेंट की एंट्रीज है या जो रिसीव हो रहा है, मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कर रही हूँ। तो मैं बैंक अकाउंट क्यों डेबिट कर रही हूँ? कुछ भी नहीं है, आपको असेट साइड पे देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। असेट साइड पे यहाँ पे देखो क्या दिया है, कैश एट बैंक दिया है। कैश इन हैंड दिया होता तो हम सारे एंट्रीज कैश में कर देते। अब यहाँ पे क्योंकि कैश एट बैंक दिया है, इसलिए जो भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जो भी पे कर रहे हैं, ठीक है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो हम बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। अब मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? ध्यान से देखो, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में आपने असेट साइड में क्या क्या कर लिया। देखो, सन्ड्री डेटर्स को मार दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मार दिया, ठीक है, ये सब रियलाइज भी हो गए आपको। स्टॉक भी आपने बेच के रियलाइज कर लिया, फिक्स एसेट्स भी आपने बेच के रियलाइज कर लिया। अब आपके पास देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, कैश एट बैंक। ठीक है, तो कैश एट बैंक ये वाला है, प्लस अभी जो आया असेट्स रियलाइज करके माइनस जो हमने पे किए, ठीक है, लाइबिलिटीज। तो अभी आपके पास कैश एट बैंक पड़ा हुआ है फिलहाल। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड पे देखो, क्रेडिटर्स को आपने पे ऑफ कर दिया, लेकिन ये बेचारे हमारे पार्टनर्स, इनकी पूंजी भी लौटानी बाकी है। समझ में आ रहा है? तो अभी बैलेंस शीट पूरी तरह से खाली नहीं हुई है और डिसॉल्व हो रही है फर्म, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर पार्टनर्स को भी उनका कैपिटल वगैरह हमें पे ऑफ करना पड़ेगा और कैश एट बैंक जो है वो भी आपको नील करना पड़ेगा। सब कुछ जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, पहले एक्सटर्नल उसके बाद इंटरनल सब चुका के ख़त्म करनी पड़ेंगी। इसीलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, हमें नेक्स्ट एंट्री क्या करनी पड़ेगी कि ABC का जितनी भी अमाउंट ड्यू बन रहा है, जितना भी पूंजी का अमाउंट ड्यू बन रहा है, वो हमें पे ऑफ करने की एंट्री करनी होगी। समझ में आ रही है? तो आपने एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो चुका दी फर्म ने, लेकिन अब जो बचे हुए पैसे से इंटरनल लाइबिलिटी भी आपको चुकानी होगी। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया? चलो, तो नेक्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। तो ये जो लास्ट एंट्री है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक रफ वर्किंग कर लेते हैं। A, B और C, इनकी कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, इनकी पूंजी कितनी थी, 7,50,000, 3 लाख एंड 2,50,000। तो 7,50,000, 3 लाख एंड 2,50,000। तो फर्म को बेसिकली इन तीनों पार्टनर्स को इतना इतना अमाउंट देना था। लेकिन उसके अलावा आप देखो ज़रा जर्नल एंट्रीज में, इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे कोई असर आ रहा है क्या किसी एंट्री से? यस। जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है ये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ इतने अमाउंट से इनका कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है, लॉस इनको बियर करना पड़ेगा। तो A और B 22,000 माइनस कर देंगे और C से 11,000 माइनस कर देंगे। अब देखो कितना आ रहा है, तो 7,50,000 माइनस 22,000, ये हो जाएगा 7,28,000। 3 लाख में से 22,000 गया, कितना हो जाएगा, 2,78,000, ठीक है, और 2,50,000 में से 11,000 गया, 2,39,000। तो इतना इतना अमाउंट फर्म को इन तीनों पार्टनर्स को पे ऑफ करके ख़त्म करना है। तो आप एंट्री क्या कर लोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप अपनी इंटरनल लाइबिलिटीज़ को चुकाने का वक्त आ चुका है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, 7,28,000 ए को पे करना है, 2,78,000 बी को पे करना है एंड 2,39,000 सी को पे करना है। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा,
7,28,000 प्लस 2,78,000 प्लस 2,39,000, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 12,45,000। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग पेमेंट मेड टू पार्टनर्स फॉर अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। जल्दी से देख लो, किसी भी जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो डाउट पूछ लो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ और देख लो सारी जर्नल एंट्रीज देखने के बाद। ठीक है, आपने कैपिटल्स का जो भी अमाउंट ड्यू निकल रहा था वो आपने आप पे ऑफ कर दिया, लेकिन क्या आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा था कि आप पे ऑफ कर पाते? ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में तो इतना पैसा होना चाहिए कि आप पूरे कैपिटल अमाउंट को पे ऑफ कर पाओ। तो इसीलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलो, यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था? 3 लाख रुपए था। चलो, तो एक रफ में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, या आपको एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बोली गई है, आपको सिर्फ एक बार चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा भी है कि आप पूरा अमाउंट कैपिटल का वापस कर पाओ पार्टनर्स को। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 3 लाख था। तो जो भी पैसा आया वो यहाँ पर लिखते जाएंगे और जो भी पैसा गया वो क्रेडिट साइड पे लिखते जाएंगे। चलो, तो बैंक अकाउंट में देखते हैं, आ जाओ। फर्स्ट सेकंड एंट्रीज में तो कुछ भी नहीं है। थर्ड एंट्री में बैंक अकाउंट में 11,49,000 आया, असेट्स रियलाइज हुए थे, तो 11,49,000 आपका बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने एंट्री की, बैंक से पैसा गया 1,85,000, आपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, तो आपका बैंक अकाउंट कम हो रहा है 1,85,000 से। नेक्स्ट एंट्री आपने की कौन सी? रियलाइजेशन अकाउंट की। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो 19,000 आपने पे किया, तो अगेन 19,000 आपका बैंक अकाउंट कम हो गया। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है, लॉस ऑन रियलाइजेशन वगैरह के बाद हमने क्या निकाल लिया कि पार्टनर्स का कितना ड्यू अमाउंट निकल रहा था। अब ओपनिंग बैलेंस क्या था बैंक का, प्लस कितना आया प्लस माइनस कितना गया। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो इससे ये निकल जाएगा कि क्या हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस था कि हम इन पार्टनर्स को पे ऑफ कर पाते। तो देखो ज़रा ध्यान से, 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था, 11,49,000 और आया असेट्स को बेचकर। अब इसमें से हम लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे, तो 1,85,000 के क्रेडिटर्स पे किए, माइनस 19,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए। तो यहाँ पर अब आपके पास बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस बचा था? 12,45,000। ठीक है, तो ये देखो एग्जैक्टली 12,45,000 आपके बैंक में पैसा था और वो पूरा का पूरा अमाउंट आपने पे ऑफ कर दिया किसको? पार्टनर्स को। ठीक है, तो 12,45,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को वापस करने में, पूंजी वापस करने में पूरा पैसा आपका चला गया। तो इस तरह से आपका पूरा बैंक अकाउंट क्या हो गया? निल हो गया। अब बैंक में कुछ भी पैसा नहीं बचा और पार्टनर्स भी पे ऑफ हो गए। तो क्लियरली देखो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट जो थी अब पूरी तरह से खाली हो चुकी है। कैपिटल्स को भी पे ऑफ कर दिया और कैश एट बैंक में भी कुछ भी बैलेंस नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से फर्म का पूरा डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसलिए रटना नहीं है, इसको पूरी स्टोरी की तरह समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये आपको ज़रूर एक बार चेक करना होगा जब आप लास्ट एंट्री करोगे पेमेंट की, कि भाई हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है कि हम पार्टनर्स को पे ऑफ कर पाएँ। समझ में आ गया? चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। आंचल एंड विचल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5। ऑन 31 मार्च 2020 दैट बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट दिए हैं दोनों पार्टनर्स के, क्रेडिटर्स दिया है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है। तो ये भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, जो एम्प्लॉयज को पे ऑफ करना है। असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स एंड कैश एट बैंक दिया है। ठीक है, द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड द असेट्स एंड लाइबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। तो आपको पूरे एडजस्टमेंट्स दिए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई 4,30,000 में, डेटर्स रियलाइज हुए 2,25,000 विद इंटरेस्ट। उससे मतलब नहीं है डेटर्स कितने में टोटल हमारे रियलाइज हुए वो हमें देखना है। तो 2,25,000 के रियलाइज हुए एंड 1,000 वर रिकवर्ड फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो बैड डेट्स हमने राइट ऑफ कर दी थी उसमें से 1,000 रुपये हमें वापस मिल गए। ठीक है, तो बैड डेट्स रिकवर हो गई। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर 25,000। तो एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, उसको बेचा तो 25,000 मिले।
विचल टुक ओवर मशीनरी एट 2,80,000 फॉर कैश। तो विचल ने कैश दिया फर्म को और 2,80,000 रुपए की मशीनरी हमसे खरीद ली, ठीक है। 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल अमाउंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ पर भी देखो आपको एक और मौका मिला है जर्नल एंट्रीज को अच्छे से समझने का। चलो तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आप लोग कितने अच्छे से जर्नल एंट्रीज को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किया, अब आपको ये क्वेश्चन में साइड बाय साइड अपनी जर्नल एंट्रीज को पास करते जाओ और चेक करते जाओ कि आप सही एंट्रीज पास कर रहे हो या नहीं। चलो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री फर्स्ट स्टेप है रियलाइजेशन अकाउंट में सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज को ले जाके मारेंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से असेट्स को ले जाके मार सकते हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और डेटर्स को। कैश एट बैंक तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, तो उसको तो मारेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो उनको मारने के लिए क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, देखो क्या क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, मशीनरी 3 लाख, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, टू मशीनरी 3 लाख, ठीक है। एंड डेटर्स हैं 2,22,000 के, तो टू सन्ड्री डेटर्स 2,22,000 के। समझ में आ रहा है। तो टोटल आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप कितने वैल्यू के एसेट्स मारोगे, 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,22,000, तो ये आपका हो जाएगा 9,22,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बीइंग असेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, अब असेट्स को मार दिया, अब लाइबिलिटीज की बारी। तो यहाँ पर देखो आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो इनका क्रेडिट बैलेंस है, मारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 1,79,000 से, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,79,000, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 21,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डेबिट, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 21,000। टू कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो गया देखो टोटल, 1,79,000 प्लस 21,000, ये हो जाएगा आपका 2 लाख। बीइंग लाइबिलिटीज या बीइंग आउटसाइड लाइबिलिटीज, या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी लिख सकते हो, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट की, जहां पर आपने असेट्स और लाइबिलिटीज को ले जाकर रियलाइजेशन अकाउंट में मार दिया। चलो अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स जो दिए हुए हैं। यहाँ पर असेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखो क्या क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई 4,30,000 में, डेटर्स रियलाइज हुए 2,25,000 में, बैड डेट्स की रिकवरी हुई 1,000 की, और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को बेचा गया 25,000 में, ठीक है। एंड मशीनरी 2,80,000 में। तो ये सारे ही आपको क्या हुआ, इन सब में आपको पैसा मिला है, ठीक है। कितना कितना देखो, 4,30,000 आपको मिला लैंड एंड बिल्डिंग से, 2,25,000 आपको मिला डेटर्स से, 1,000 बैड डेट्स रिकवर हुए, ठीक है। देन 25,000 की आपकी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हुई,
एंड विचल ने 2,80,000 पे किया फॉर मशीनरी। तो टोटल हमें कितना मिल गया, टोटल करते हैं 4,30,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1,000 प्लस 25,000 प्लस 2,80,000, तो कितना हो रहा है 9,61,000। आप चाहो तो बैड डेट्स रिकवर्ड को अलग से ले सकते हो, ठीक है, तो इसको हम 9,60,000 ले लेते हैं। तो असेट्स जितने थे हमारे, ठीक है, जितने भी असेट्स थे टोटल 9,60,000 के रिकवर हुए। तो हम थर्ड एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट। तो पैसा मिला, क्रेडिट क्या करोगे असेट्स को, नहीं, असेट्स तो ऑलरेडी मर चुके हैं। कहाँ पे मर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रूट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो जाएगा 9,60,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। और जो 1,000 के बैड डेट्स रिकवर हुए उसकी भी सेम ही एंट्री होगी, बट उसको हम सेपरेटली कर लेते हैं। तो बैंक में पैसा आया अगेन कितना 1,000, और बैड डेट्स रिकवर्ड एक तरह से उसको इनकम ट्रीट करते हैं हम। तो यहाँ पर कोई नया हेड तो खोलेंगे नहीं, तो जो भी नुकसान है इनकम में सब रियलाइजेशन अकाउंट से ही रूट होगा। तो यहाँ पर भी एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 1,000। यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया असेट्स से रियलाइजेशन से रिलेटेड एंट्रीज। नेक्स्ट क्या बोला है, क्रेडिटर्स कितने थे आपके 1,79,000 के। उन्होंने बोला है कि 50% क्रेडिटर्स मतलब 1,79,000 का 50% कितना हो गया 89,500। तो 89,500 जो क्रेडिटर्स थे, ठीक है, उनको 4,000 हमने कम दिया, और रिमेनिंग जो 89,500 थे उनको पूरा अमाउंट दिया, ठीक है। उनको हमने वर पेड इन फुल अमाउंट। तो आपने नेट कितना दिया देखो, 89,500 माइनस 4,000 कितना हो गया 85,500। तो आधे डेटर्स को आपने 85,500 ही दिया, और बचे हुए आधे डेटर्स को पूरा अमाउंट दिया। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 85,500 प्लस 89,500, ये आपका हो जाएगा 1,75,000, ठीक है। तो आपने टोटल क्रेडिटर्स को 1,75,000 पेमेंट किया। तो यहाँ पर अगर नॉर्मली आप एंट्री करते तो करते क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन क्योंकि क्रेडिटर्स मर चुके हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे, ठीक है। 1,75,000 आपका क्रेडिटर्स का हो गया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी एक आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि इसको हमने कितने में पे किया। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तब भी हमें मान के चलना है कि आउटसाइड लाइबिलिटी तो हमें किसी भी हाल में पे करनी ही करनी है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को भी आपने 21,000 उनका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का पैसा दिया होगा, ठीक है, ये हमको लेकर चलना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टोटल कितना आ जाएगा 1,75,000 प्लस 21,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,96,000। तो 1,96,000 आप टोटल पे करोगे आउटसाइड लाइबिलिटीज को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पेड, ठीक है। तो असेट्स को रियलाइज कर लिया, उनसे जो पैसा आया उससे आपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमने जर्नल एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड सारी कर ली है। अब बस लास्ट में क्या करना है, रियलाइजेशन से क्रेडिट गेन हुआ या लॉस हुआ वो हमें निकालना होगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ जल्दी से, डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। अगेन रियलाइजेशन आपका डेबिट हो रहा है 9,22,000 से फर्स्ट एंट्री में। सेकेंड एंट्री में आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2 लाख रुपए से। देन रियलाइजेशन अकाउंट थर्ड एंट्री में 9,60,000 से क्रेडिट हो रहा है, देन 1,000 से क्रेडिट हो रहा है, एंड देन डेबिट हो रहा है टोटल 1,96,000 से। चलो तो डेबिट साइड का टोटल करो कितना हो रहा है 9,22,000 प्लस 1,96,000, ये हो जाएगा आपका 11,18,000। क्रेडिट साइड का टोटल करो कितना हो रहा है 2 लाख प्लस 9,60,000 प्लस 1,000, तो ये कितना हो जाएगा 11,61,000।
तो क्लियरली एज यू कैन सी आपका क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, मतलब आपको क्या हो रहा है, गेन ऑन रियलाइजेशन हो रहा है। तो गेन ऑन रियलाइजेशन जो होगा उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उन्हें मिलेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर कितना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, कितना गेन है 11,61,000 क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड भारी है, माइनस 11,18,000, ठीक है। तो 11,61,000 माइनस 11,18,000 आपका आ जाएगा 43,000। तो 43,000 क्या आ जाएगा आपका, गेन ऑन रियलाइजेशन। इसको आप दोनों पार्टनर्स में, दैट इज क्या क्या नाम है इनके, अचल एंड विचल, 3:5 के रेशियो में बांट दोगे। तो टू अचल्स कैपिटल अकाउंट, टू विचल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 43,000 को 3:5 के रेशियो में बांटो, तो ये हो जाएगा आपका 3/8 16,125 एंड 5/8 26,875। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी सारी जर्नल एंट्रीज। तो रियलाइजेशन का आपने गेन भी ट्रांसफर कर दिया। चलो अब आ जाते हैं फाइनल बैलेंस शीट पे। देखो जरा ध्यान से, यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो गई, मशीनरी, डेटर्स। ठीक है, अब आपके पास कैश एट बैंक बचा हुआ है, वो कितना बचा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्रेडिटर्स पे ऑफ कर दिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पे ऑफ कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे बेचारे पार्टनर्स बचे हुए हैं जिनकी पूंजी हमें लौटाना है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर अचल और विचल, इनका कितना कैपिटल अकाउंट बन रहा है, ध्यान से देखो। ए और बी लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में। तो 3 लाख रुपए अचल की पूंजी थी शुरू में, विचल की थी 5 लाख। अब सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद यहाँ पर देखो ध्यान से, अचल और विचल का कैपिटल अकाउंट में उनको और कितना मिलना है, देखो ध्यान से यहाँ पर 16,125 एंड 26,875। तो 16,125 का गेन मिलना है अचल को एंड 26,875 का गेन मिलना है विचल को। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना ड्यू हो रहा है, देखो 3 लाख प्लस 16,125 कितना हो गया, 3,16,125 और ये हो जाएगा 5,26,875। ठीक है, तो टोटल मिलाकर इन दोनों को कितना पे करना पड़ेगा, 8,43,000। तो क्या हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि हम उनको 8,43,000 का पेमेंट कर पाए? तो ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो आपके बैंक अकाउंट में देखो पहले कितना पैसा था, 78,000 था। फिर आपको आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। फिर आपको मिला रियलाइजेशन से 9,60,000 एंड 1,000। ठीक है, तो 9,60,000 आपका असेट रियलाइजेशन से मिला एंड 1,000 आपकी बैड डेट्स की रिकवरी हुई। तो पैसा आ रहा है। अब पैसा जा कहाँ पर रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पर। तो यहाँ पर पैसा जा रहा है आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को पे करने में 1,96,000। ठीक है, तो 1,96,000 की आपने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करी। तो अब आपके पास कितना पैसा बचा देख लेते हैं। तो 78,000 ऑलरेडी था, 9,60,000 आपको मिल गया, प्लस 1,000 आपको मिल गया, माइनस 1,96,000। तो देखो यहाँ पर बचा कितना आपके कैश में, 8,43,000 बचा। और ये पूरा का पूरा आप पार्टनर्स को पे ऑफ कर दोगे तो आपका बैंक भी निल हो जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट भी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। चलो तो लास्ट एंट्री हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी लास्ट सेटलमेंट की एंट्री हो जाएगी, अचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अचल को उसकी पूंजी हम लौटा रहे हैं, जो भी अमाउंट ड्यू था। विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है,
तो टोटल 8,43,000 आप दोनों को पे करने वाले हो, जिसमें से अचल का अमाउंट ड्यू कितना आ रहा था आपने निकाला था यहाँ पर 3,16,125, 3,16,125 एंड इसका आ रहा था 5,26,875। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स। तो जितना अमाउंट ड्यू था कैपिटल का वो उनको हम पे ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ध्यान से देख लो, हमने जो भी वर्किंग की है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। जर्नल एंट्रीज देख लो एक बार। चलिए, तो आई होप आज हमने जो जर्नल एंट्रीज डिस्कस की क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में आपको अच्छे से समझ में आया है। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चन है करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।